तो फिर थोड़ा-सा लगता है डाउट, क्योंकि मेंस की कट ऑफ भले ही कम है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इस टाइम पे काफ़ी हाई होता है। थोड़ा-सा आपको स्मार्ट अप्रोच के अगर आप यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली मेंस निकल जाता है। इस पे अपने डेली मॉक्स देते रहो। बीच के जो 15 दिन है उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक्स लगा सकते हो। उसमें आप कोई कोई नया कंसेप्ट या कोई बहुत अपनी स्किल्स को शार्प नहीं कर सकते। वो बहुत टाइम पहले से आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपनी गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करोगे, उस पे वर्क करोगे, तब वो रिज़ल्ट आपको एंड के 15 डेज़ में आपको वो पॉलिश करने के लिए टाइम मिलेगा। 10 मॉक की जगह आप 4 मॉक लगा लो। जो वीकली लाइव आता था ऑलिव बोल्ट पे, उस टाइम पे शायद थर्सडे या फ्राइडे को आता था। एक क्लरिकल आता था, एक प्योर। वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक 1 लाख प्लस हो जाते हैं एंड। Today we are joined by Shakul Goyal, who has successfully cleared the IBPS RRB PO exam and has started his journey with Uttar Pradesh Gramin Bank. His story is truly inspiring and packed with valuable insights that will guide every aspirant preparing for the upcoming exams. Thank you, Shakul, for being with us today. थैंक यू मैम। Yeah, first off, congratulations to you and let's go back to the moment जब आपको फर्स्ट टाइम आपका नाम दिखा था लिस्ट में, कैसा लगा था? आप कहाँ पे थे? कैसी फीलिंग थी वो? 1 जनवरी को हम लोग का रिज़ल्ट आया था। तो उससे पहले मैं एज़ अ पुलिस में कांस्टेबल में वर्किंग था। तो वहाँ पे जब 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया तो हम लोग ड्यूटी पे ही जा रहे थे। तो सडनली फ्रेंड का कॉल आया, भाई मेरा हो गया है, अपना देख के बता भाई। तो मैंने कहा यार चल मैं देखता हूँ। तो मैंने पहले आरआरबी क्लैरिकल का रिजल्ट चेक किया कि मुझे लगता है कि पीओ में तो होगा नहीं, चलो क्लैरिकल देख लेते हैं। क्लैरिकल का रिजल्ट देखा तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में था मेरा। तो मुझे लगा अब तो पीओ होगा नहीं, मैं भी क्लैरिकल में ही नहीं हुआ तो पीओ का क्या ही चांस होगा। और मेंस में भी मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, तो जनरल कैटेगरी पे थोड़ा सा वो डाउटफुल सिचुएशन रहती है कि इंटरव्यू में किस हिसाब से मार्क्स दें, वो क्या मार्किंग कर दें कि पता नहीं फाइनल लिस्ट होगी नहीं होगी। बट देखा रिजल्ट और शॉकिंग ज़्यादा था और कुछ कम लग रहा था कि चलो फाइनली अब नेक्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं देना पड़ेगा और आईपीएस पीओ का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और ओके। दूसरा ये भी था कि चलो जॉब स्विच करनी थी और उस जॉब में बहुत प्रॉब्लम थी मेरे को, तो एटलीस्ट अब नेक्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं देने पड़ेंगे। तो अभी आपने बैंक ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, कैसा लग रहा है वहां पे काम करके? कैसा है आपका दिन? टिपिकल आपका दिन कैसा लगता है? अभी स्टार्टिंग में जब जॉइनिंग हुई थी तो मुझे ब्रांच अलॉट की थी। हम्म। मैंने 3.5 मंथ्स लगभग ब्रांच में वर्क किया था एज अ फील्ड ऑफिसर। उसके बाद मुझे रिकवरी डिपार्टमेंट में रीजनल ऑफिस बुला लिया था। तो अभी तो यहाँ पे मेरे को रीजनल ऑफिस ज्वाइन के हुए 1.5 मंथ ही हुआ है। ब्रांच भी अच्छी है, ब्रांच के अपने टारगेट्स हैं, रीजनल ऑफिस में अपना हम्म। टारगेट रहता हम्म। है। ओवरऑल हम्म। एक्सपीरियंस जो है वो ब्रांच में आपको ज़्यादा मिलता है। आप हर तरीके का काम सीख पाते हो वहाँ पे, ऑपरेशंस का, क्रेडिट हम्म। का, लोन रिकवरी का, हम्म। बाकी जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप काफ़ी कुछ सीख पाते हो। बट आर ओ में रिकवरी ऑफिस रिकवरी टीम में आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो पाती है। तो वहाँ पे आपका काम थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाता है और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। ये बैंकिंग का ख्याल कैसे आया? मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018 में। तो हम्म। उस टाइम पे मुझे कुछ रीजंस की वजह से प्रिपरेशन छोड़ दी थी। उसके बाद मेरा एज अ पुलिस में कांस्टेबल पे हो गया था ज्वाइनिंग। तो फिर 1 डेढ़ साल की ट्रेनिंग वगैरह उन सब के बाद मेरे को पढ़ाई का टाइम मिला नहीं। तो फिर जब वो थोड़ा सा सब सेटल डाउन हो गया तो मैंने फिर अगेन जुलाई 2022 में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तब मैंने ऑलिव बोर्ड का उस टाइम पे सुपर एलिट का एक कोर्स आता था। उस टाइम ओके। पे एस बी आई पी ओ का शायद कोई कोर्स लॉन्च हुआ था, तो वो मैंने परचेज किया था। वहीं से मैंने फिर बेसिक्स अपने ओके। फिर से रिवाइज किए और उसके बाद मैंने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया। तो टोटल 1.5 ईयर मुझे लग गया फिर भी पूरा फाइनल ईयर, जुलाई 2022 से जनवरी 25। नहीं, अच्छी अच्छी है। आपने डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन पूरा रख के यू हैव ट्राइड योर बेस्ट एंड हियर यू आर। जी, अभी आपने जो बोला सुपर एलिट का आपने कोर्स लिया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑलिव बोर्ड के साथ? जैसे मैंने जुलाई 2022 में जब मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा गैप आ गया था, तो मैंने सोचा कि हम्म। कंसेप्ट्स तो वही होंगे फिर भी, लेकिन पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे शायद रीजनिंग में राधे सर पढ़ाते थे और एक लोकेश सर पढ़ाते थे एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे कोई डाउट नहीं था उस टाइम पे भी कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, मेरा हो भी गया था उस टाइम पे। तो हम्म। उस टाइम पे मेन मुझे ये लगता था कि क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता था, मुझे जॉब भी करनी थी हम्म। और फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं देखता था कि कैसे आप एक टेस्ट दे लो और आप अपनी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना थोड़ा थोड़ा आप जो करंट सिनेरियो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को होल्ड रखो और साथ में आप टेस्ट देते रहो।
तो सुपर एलीट में क्या होता था कि जितने भी चैप्टर वाइज़ वो पढ़ाते थे, अब उसमें कुछ चैप्टर्स जो होते थे वो मुझे मेंस लेवल के ऐसे नहीं आते थे, तो मुझे वहीं से थोड़ी हेल्प मिल जाती थी। प्लस उसमें ये भी था कि टेस्ट आप सेक्शनल भी देते थे और फुल लेंथ भी देते थे। तो मुझे एक कंप्लीट पैकेज मिल गया था, मुझे और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे और कहीं यूट्यूब पे हियर एंड देयर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो उस हिसाब से तो मेरे को काफ़ी सही लगा। फिर वो सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, फिर मैंने लास्ट ईयर भी जनवरी 2024 में शायद फिर से उसको रिन्यू करवाया था। वो भी 1 साल मेरा था, बट कंटिन्यू मेरा ऑली बोर्ड से रहा। रेगुलर मैंने टेस्ट ऑली बोर्ड की लगाए। अच्छी है, अभी आपको वो बेनिफिशियल भी लगा एंड ऑफ कोर्स यू ट्राइड योर बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। अभी इस हैप्पी जर्नी की वजह मतलब वो हैप्पी जर्नी के बीच में भी देयर आर मेनी स्ट्रगल्स। होता है कि कभी ऐसा होता है नहीं करना यार, इतना क्या कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा हुआ था क्या आपके साथ, या फिर हमेशा आपको ऐसा नहीं नहीं करना तो है, लो पॉइंट ऐसा कभी आया था आपके नहीं, पास जब आपके? जैसे हम्म। स्टार्टिंग में प्रीलिम्स जब होने लगता है ना, तो प्रीलिम्स और मेंस हम्म। के बीच में टाइम गैप थोड़ा कम होता है। तो हाँ। क्योंकि हार्डली 15 डेज़ 20 डेज़ का वो गैप रखते हैं। अब उस बीच में आप प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते अपनी। हम्म। तो उसका उस टाइम पे आपको लगता है कि आपने अगर प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप मेंस को मैनेज नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप, ऐसा भी होता है कि आईपीएस पीओ का आपका मेंस लगा हुआ है और एसबीआई क्लरिकल का आपका प्रीलिम्स लगा हुआ है। ऐसा भी बहुत होता है ओके कि ओके। एक वीकेंड पे आपका मेंस है और एक नेक्स्ट वीकेंड पे आपको प्रीलिम्स है, तो आपको दोनों मैनेज करना है। उसके साथ हम्म। जॉब भी थी, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं होता है, या कुछ एग्जाम्स दे लेते हैं, चलो मेंस मेंस के दे लेते हैं और क्लरिकल नहीं करते हैं। तो उसी बीच में लाइंड अप उस टाइम पे शायद एल आई सी डब्ल्यू 2024 वाला अटेम्प्ट भी आ गया था। तो वहाँ पे हम्म। थोड़ा सा जब कंटिन्यूस फेलियर्स लगते हैं कि यार मेंस नहीं हो रहा, हम्म। मेंस नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा सा लगता है डाउट, क्योंकि मेंस की कट ऑफ भले ही कम है लेकिन डिफिकल्टी लेवल उस टाइम पे काफ़ी हाई होता है। तो बट ये है कि अगर आप कंटिन्यू फिल्म्स निकाल पा रहे हो और इजीली निकल रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच के अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली मेंस निकल जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फिल्म्स अगर आपका निकल रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि यार फिल्म्स ही निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा, 7-8 फिल्म्स लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों के हो चुका है कि फिल्म्स तो काफ़ी निकल रहा है बट मेंस क्वालीफाई नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअस आप अपने पे स्मार्ट वर्क के थ्रू और एनालाइज करते रहो तो चीज़ें, मुझे लगता है कि रिजल्ट देती हैं। अभी आपने जैसे कि बोला कि मेंस और प्रीलिम्स, सॉरी प्रीलिम्स और मेंस के बीच टाइम बहुत कम रहता है, तो आपका भी सेम सिचुएशन था, तो आपने वो कम टाइम में कैसे प्रिपेयर किया था मेंस के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसी थी, कैसे पढ़ाई की जैसे थी? जब आपका कंटिन्यूअस फिल्म्स क्वालीफाई होने लगते हैं तो आपको फिल्म्स में बस आप डेली यूजुअल बेसिस पे अपने डेली मॉक्स देते रहो, और जो भी हम्म। आपकी स्पीड है वो मेंटेन कर लोगे तो आपका फिल्म्स इजीली हो जाएगा। फिर चाहे आप हम्म। आईपीएस पीओ के लिए जा रहे हो या क्लरिकल जा रहे हो, मैटर नहीं करता। उस टाइम में आपको ये करना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स है वो अपना बैकलॉग हम्म। बनने दो। अगर आपको पता है कि आपका मेंस अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, तो अब आप सितंबर में अगर आप जुलाई से लेके या जून से लेके पूरा बैकलॉग करंट अफेयर्स तक करोगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको रिवाइज हम्म। भी करना हम्म। है, भी देना है, मेंस के मॉक भी हम्म। लगाने हैं, सेक्शनल भी लगाने हैं। तो जब आपका प्रीलिम्स आपको लगता है कि आपका 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आने लगा है, तो आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स को छोड़ के थोड़ा सा 80% ऑफ द टाइम आपको मेंस पे ही देना चाहिए। मान लीजिए किसी का एक प्रीलिम्स नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, वो मेंस से ही जॉब मिलेगी, तो अल्टीमेटली अगर आप मेंस पे फोकस रखोगे, क्योंकि बीच के जो 15 दिन है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगा सकते हो, उसमें आप कोई कोई नया कंसेप्ट या कोई बहुत अपनी स्किल्स को शार्प नहीं कर सकते। वो बहुत टाइम पहले से आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करोगे, उस पर वर्क करोगे, तब वो रिजल्ट आपको एंड के 15 डेज में आपको वो पॉलिश करने के लिए टाइम मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स आज क्लियर किया, अब आपने मेंस का देख रहे हो कि यार क्या सिलेबस है, कैसे टेस्ट आता है। तो आपको थोड़ा सा पहले से प्रीलिम्स से भी इवन 3 to 4 मंथ्स बिफोर आपको मेंस की प्रिपरेशन लेके चलनी पड़ेगी। प्रीलिम्स से 15 डेज 20 डेज पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कर लो, और जस्ट प्रीलिम्स होते ही आप पूरा अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करके मेंस के मॉक्स में लग जाओ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका मेंस हो जाएगा। जी जी, ये तो सही बात है कि प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करने से वो थोड़ा बकलअप हो जाता है, लास्ट मोमेंट में क्या करे क्या ना करे वैसा सिचुएशन नहीं होता है। अभी आपने जैसे कि मॉक्स के बारे में बात की, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मॉक्स देना चाहिए, ओके, और बहुत लोग गलतियां करते हैं एंड वो एनालाइज नहीं करते, तो आपका हम्म। कैसा सिचुएशन है, आपने कैसे एनालाइज किया था, आपने एनालाइज किया था, कैसा सिचुएशन? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि यार आप 10 मॉक की जगह आप 4 मॉक लगा लो, लेकिन उसको एनालाइज आप हम्म। बार बार करो। इवन आप लेटर ऑन, जैसे आपने कोई मॉक आज की डेट में दिया है, तो आप
आज हम्म। तो उसको एनालाइज करो ही करो, इवन आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 15 डेज भी आप जरूर उसको एनालाइज करो। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बैंकिंग में कोई ऐसा कोई रट्टाफिकेशन तो चलता नहीं है, सिर्फ आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 207। अब अगर हम किसी बिगिनर से पूछे कि डिवाइड करना है यार, तो उसको उसके नंबर में हिंट आएगा यार 3 से डिवाइड कर लेते हैं या 9 से डिवाइड कर लेते हैं। बट अगर आप मॉक लगा चुके हो तो आपको पता होगा कि ये टेबल्स होती हैं हमारे पास, टेबल नंबर स्क्वायर ये सब याद करने होते हैं। अब आपको पता लग जाएगा यार ये तो 23 का मल्टीपल है। आपको डायरेक्ट अगर दिमाग में क्लिक कर रहा है इवन एग्जाम हॉल में अपने प्रेशर सिचुएशन में कि यार ये 207 जो है ना वो 23 का ही मल्टीपल होता है, मुझे डायरेक्टली कट करना है, तो वो आपको दिमाग में बार बार क्लिक आपके तभी होगा जब आप उसको प्रॉपर एनालाइज करो। आपने किया, आपने अपनी गलती देखी और उसके बाद आपने जस्ट गो थ्रू कर दिया कि चलो ठीक है ये तो हो ही जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है। आप उन्हीं 4 मॉक्स में अपनी गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करो, उसको जॉट डाउन करो, उसको री-रिवाइज़ करो, रीथिंक करो कि ये वाली गलती या ये वाली स्किल मुझे हमेशा अपने पास रखनी है कि मुझे पता है ये वाला नंबर ऐसे डिवाइड होता है, ये वाला ब्लड रिलेशन में ऐसे कनेक्शंस भी बैठते हैं, मेरे से मिस हो जाते हैं। उसको आप जॉट डाउन करो, धीरे-धीरे वो गलतियाँ आपकी शार्प हो जाएँगी, वो कम होती चली जाएँगी, तो आपको उतना एनालाइज़ में भी टाइम नहीं लगेगा। बट मुझे लगता है कि एनालाइज़ करने के लिए आप थोड़ा-सा डीपर कंसेप्ट पे जाके, सिर्फ़ ये नहीं कि यार इतने क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए या मुझे क्वेश्चन नहीं आया चलो अब तो आ गया। नहीं, उसको जॉट डाउन करना चाहिए, उसको प्रॉपर थॉरोली उसको चेक करना चाहिए। इवन आफ्टर 15 डेज़ भी आपको देखना चाहिए कि मेरी ये गलती थी और क्या मैं इस पे अभी भी मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड में ये मेरी गलती याद रहती है या नहीं रहती। तो अगर वो याद रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपका टाइम भी सेव करता है, इवन आपको प्रेशर भी कम फील। भाई कोई एग्ज़ाम है मान लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि 100 क्वेश्चन है और मुझे 60 मार्क्स पे मेरी कट ऑफ है और मेरे 50 आ रहे हैं, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और वो टाइम आपको तब मिलेगा जब आप वो 50 क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करोगे। और वो कम टाइम में आपके सॉल्व तभी होंगे जब आपकी वो स्किल्स उसको सॉल्व करने की ज़्यादा शार्प होंगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। और वो स्किल्स ही डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर एनालाइज करना ज़रूरत है, वो भी ये छोटी छोटी पॉइंटर्स से आपकी जो स्पीड होती है वो ओवरऑल एनहेंस होती है। मुझे लगता है फिर वहाँ से आप कट ऑफ का जो मार्जिन है वो आप कम कर सकते ये तो बहुत अच्छी इंसाइट्स दी आपने, मतलब ऑब्वियसली। एंड अभी हम लोग जाते हैं कि आपने मॉक कितने दिए होंगे, ऐसे आपको याद है क्या, कितने मॉक्स दिए हैं ऐसे? हैं। जो वीकली लाइव आता था ऑलिव बोल्ट पे, उस टाइम पे हम्म। शायद थर्सडे या फ्राइडे हम्म। को आता था, एक क्लरिकल आता था एक प्योर। वो मैं हम्म। बिल्कुल मिस नहीं करता था क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, आई थिंक 1 लाख हम्म। प्लस हो जाते हैं एंड। उसमें आपको परसेंटाइल भी अच्छा मिलता है, प्लस वो एग्जैक्ट मॉक जो होता है वो एग्जाम पैटर्न के हेयर एंड देयर ही रहता है, बहुत ज़्यादा लेवल अप एंड डाउन नहीं होता, तो वो तो मैं ज़रूरी करता था। प्लस मैं ये सोचता था कि मेरे प्रीलिम्स का डेली एक मॉक चलना चाहिए, टिल प्रीलिम्स चलना चाहिए, रेगुलर एक मॉक आपका डेली रहे और लास्ट 15 डेज में प्रीलिम्स के 2 मॉक डेली बेसिस पे लगा। मेंस में जितने मुझे जैसे 10 मार्क्स ऑलिव बोर्ड के मिले थे, तो वो मैंने आई थिंक 8 टू 9 लगाए थे क्योंकि फिर मेरे को बाकी एग्जाम्स का भी देखना था। तो आरआरबी के मैंने 8 टू 9 मार्क्स लगाए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि मार्क्स ज़्यादा आप नहीं भी लगा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कम है, आप ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को रीच नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कम से कम उसमें अपनी गलतियों को बार बार देखें और उन्हीं मार्क्स को आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते बहुत हो। तो ऐसा इम्पोर्टेंट। कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस शार्पन रहे, उसमें कंटिन्यूस आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। अभी आपने कुछ ऑलिवुड के कोर्सेज भी देखे होंगे, आपको ऐसा कोई फैकल्टी याद है जिसके कोर्सेज आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा मैंने था? अभी लास्ट ईयर संजय सर से रीजनिंग का देखा था क्योंकि मेरी मेंस की रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं थी। तो डेटा सफिशिएंसी के लिए और जो वो आती है ना स्टेटमेंट असम्पशंस और लॉजिकल रीजनिंग जो आती है उसके लिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी वो काफ़ी सॉल्व कराते थे, तो वहाँ से कुछ मतलब सॉल्व होता था मुझसे, बट वो टाइम ज़्यादा लेते थे। कोडिंग डिकोडिंग हो गई मेंस की, वो मुझसे क्रैक नहीं होती थी, तो मैंने संजय सर को रेगुलर फॉलो किया था हॉलीवुड में। उसके बाद मैंने एक फैकल्टी उस टाइम पे थी जब एस बी आई पी ओ का मैंने बैच लिया था, लोकेश सर थे शायद, वो एस बी आई पी ओ के लिए पढ़ाते थे। वहीं से मैंने मैथ्स कंटिन्यू करी थी, उसके बाद मैं सिर्फ टेस्ट ही देता था क्योंकि मुझे लगता था कि बैंक एग्जाम में आप रेगुलर वीडियोस देखोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है तो आप मेंस के बैचेस में एनरोल कर लो और मेंस के लिए आपका जो भी टॉपिक वीक है, जो भी आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा है, उसी की आप प्रिपरेशन करो, बाकी आप टेस्ट से अपनी स्किल्स को देखते हो, तो मुझे लगता है वो बेटर है। अभी हम इंटरव्यू राउंड की तरफ जाते हैं कि सब लोग बोलते हैं फाइनल हर्डल वहीं पे है। तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना क्वेश्चंस पूछा था, कैसे पूछे थे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस, आपको नर्वस हुए थे, क्या था टोटल एक्सपीरियंस? इंटरव्यू में जैसे मेरा फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में था, 8 AM वाली शिफ्ट थी, तो हम लोग 8 AM तक लगभग पहुंच गए थे। मेरा इंटरव्यू पैनल 2 में था, तो करीब 3-4 कैंडिडेट्स के बाद ही मेरा नंबर आ गया था, बहुत ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना। तो बेसिकली वहाँ पे बहुत रैंडम क्वेश्चन हैं, आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते।
क्वेश्चंस थोड़े लीक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैकग्राउंड, अगर मान लीजिए वहाँ पे पैनल में 5 मेंबर्स थे, जैसे 4 मेल हम्म। स्टाफ थे, 1 फीमेल थी। अब हम्म। एक पर्सन का उनका फिक्स था कि वो पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। अब मेरी जॉब थी, हम्म। मैं ऑलरेडी पुलिस में था, तो मुझसे थोड़ा-सा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मेरी ग्रेजुएशन हम्म। कॉमर्स में है, तो मुझसे कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे। कुछ क्वेश्चंस हम्म। उन्होंने डायरेक्टली गो थ्रू किए कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड मुझे 5 हॉट टॉपिक्स बताओ, और उस पे उन्होंने डिस्कशन हम्म। किया। एक मेंबर ने थोड़ा-सा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चन पूछे कि बैंक में मान लो कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कैसे रश को हैंडल करोगे? या इन केस किसी कस्टमर आपके पास एटीएम की कंप्लेंट आती है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे? किसी कस्टमर का बैंक बैलेंस में अगर अकाउंट ट्रांसफर करवाना है, उसको स्टेट बैंक में कराना है, आपके यहाँ अकाउंट है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आप उससे क्या किस तरीके से डील करोगे? उसकी क्या कंसर्न्स होंगे? आप एट द टाइम उसको क्या एक रेमेडियल हम्म। मेजर दे पाओगे कि कस्टमर आपका नहीं जाए। तो इस टाइप की सिचुएशंस थी। एंड में उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से फंसाने की, थोड़ा प्रेशर डालने की सिचुएशन दी कि आप मतलब आपकी जो पुरानी जॉब है वो इस करंट सिचुएशन और करंट प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं करती। आप उस टाइम पे पूरा फिजिकल आपका जॉब रहती है पुलिस में, और यहाँ पे आप बिल्कुल मेंटली आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। तो वहाँ से यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक आप बढ़िया कैंडिडेट हो। थोड़ा-सा वो आपको नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आप स्माइल करके आप आंसर दो। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक कट थ्रोट फॉर्मेट नहीं है। वो आपकी जैसी कन्वर्सेशन चलेगी, उस बेसिस पे आपका स्टेट ऑफ माइंड आपका जैसा होगा, उसी के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब बहुत ही रैंडम सा होता है, और लाइक आपके मे भी हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस को रैंडम भी सा देखते होता है। हैं कि हाँ, जैसे कॉन्फिडेंस के किसी साथ। कैंडिडेट के अगर फादर लॉयर हैं, तो उनसे हम्म। लॉयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस है। या आप किसी पहले कोई प्राइवेट जॉब में थे, आपने बीटेक वगैरह किया है, तो आपसे बीटेक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल से भी पूछेंगे, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए वो रैंडम क्वेश्चंस भी थ्रो करते हैं। जैसे मुझे याद है, उस टाइम पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। अब वो सबको पता होगा, लेकिन रैंडम एकदम थॉट आ जाना कि एक ऐसा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, या अब तक कितने पद्मश्री इंडिया में दिए गए हैं। तो इस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं। बट उनसे आपको पता है तो आप बोल दो, आप फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको नहीं आता है तो आप डिनाई कर दो। हाँ, तुक्काबाजी मुझे नहीं लगता। हाँ, उसमें आप अगर उस टाइप के स्टैटिक आंसर्स नहीं भी दे पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो इतना जज करेंगे, बिकॉज़ उसको कोई हाँ। कवर करने का कोई फुल सिलेबस नहीं है। हम्म। आप उस टाइम पे कितना हाँ। पैनिक नहीं हो रहे हो, और उतना आप कितना हम्म। कॉन्फिडेंस मेंटेन कर पा रहे हो। अगर आप 10-15 मिनट का आपका इंटरव्यू है, तो आप वो जो वॉइस है, जो आप एक्सप्रेशंस लेके आए थे अंदर इंटरव्यू में, वो आप मेंटेन कितना कर पा रहे हो, वो अपना टेम्परामेंट कितना मेंटेन कर पा रहे हो। बस उसी चीज़ का टेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हो तो आपके मार्क्स कम ही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, अगर मैं एवरेज बोलूँ तो 10 में से होंगे तो मुझे शायद 6 क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, 4 के आते भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मेरे इंटरव्यू में काफ़ी सही मार्क्स थे, 78 मेरे आ गए थे। मतलब द वे यू से इट, और कितना ऑनेस्टी में भी सब लोग ये सब देखते हैं कि कैसे बोल रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटली आप एज अ पर्सन यू आर बीइंग जज देयर, आई थिंक। जज इन हाँ। अ गुड उसमें आपका गुड कोई वे। नॉलेज नहीं लगेगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं हम्म। भी है, एटलीस्ट आपको मना करने के बाद भी आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आप जो भी करोगे, मैं उसी टेम्परामेंट के साथ बैठा हूँ। आप मेरे साथ बात करो, और मैं भी आपके जो भी रिप्लाईज़ होंगे, वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में दूँगा। ठीक है, अभी आप ऐसा 2 या 3 टिप्स दीजिए जो भी अभी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके, मतलब ये कुछ आप आपके एक्सपीरियंस से। देखिए, मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो उनको अभी पूरा फ़ोकस अपना प्रीलिम्स पे करना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स की फाउंडेशन अगर आपकी वीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जब तक आपका प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा-सा टाइम बाद करनी चाहिए। तो पहला टिप तो ये है, बिगिनर से अगर हैं तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखें। एटलीस्ट उनका 85 परसेंटाइल आना चाहिए रेगुलर। उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन मेंस पे थोड़ा-सा टाइम दें। दूसरा, जो रिपीट कर रहे हैं या जो बाय मार्जिन लास्ट ईयर रह गए थे, उनके लिए मेन टिप ये है कि इस समय अपने सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स को और इंग्लिश पर फोकस करें, क्योंकि मेंस में ऑलमोस्ट टाइम आपके पास सेम ही रहता है। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप 15-20 एवरेज क्वेश्चंस कर रहे हो, तो अदर कैंडिडेट जो भी आपके साथ लेवल का है ना, वो उतना ही करेगा। जो डिफरेंस मेन क्रिएट होता है वो करंट अफेयर्स से और इंग्लिश के सेक्शन से ही होता है। तो वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, स्पेशली आरआरबी पे। तीसरा टिप ये है कि जो इंटरव्यू को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मार्जिन था नहीं मेंस में, लेकिन अगर इंटरव्यू एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा कर जाते हो,
तो वहाँ पे आपका ज़रूर फाइनल स्कोर में आपको चांस मिलता है। तो इंटरव्यू के लिए स्पेशली आपको, अगर आपका मेंस अच्छा हो गया है, आपको लगता है कि क्वालिफाई होगा, तो बैंकिंग रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे नाबार्ड है, सीपी है, आरबीआई है, और लॉ अमेंडमेंट के क्वेश्चन हैं, इस तरीके के एटलीस्ट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मतलब बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, आरबीआई रिलेटेड टर्म्स पता होने चाहिए, चेक है, क्रॉस चेक्स है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि अगर आपको बेसिक स्टैटिक नॉलेज भी नहीं है, बट इन चीज़ों की नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी डीमेरिट हो जाता है, वहाँ पे आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो इंटरव्यू के लिए ये आपके बेसिक जो आपकी बैंकिंग नॉलेज है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपके मॉडरेट लेवल पर आ चुके हैं, जिनके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं बट मेंस नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम पे स्पेशली उनको करंट अफेयर्स और इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, और रेगुलर वे में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। इट्स नहीं कि मंथली आपने मैगजीन उठा ली और जस्ट आप अंडरलाइन कर रहे हो, आप डेली उसको रिवाइज करो, डेली आप टेस्ट लगाओगे, तो रेगुलर एक टच में रहने से अलग ही आपका एक्सपोजर रहता है। और जो बिगिनर्स हैं उसके लिए स्पेशली आपको अभी फिल्म्स पे फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रैंडम टिप्स और इधर-उधर के यूट्यूब ज्ञान से थोड़ा-सा बच जाना चाहिए। नहीं नहीं, सही बात बोली एकदम। रियलिटी पॉइंट्स बोलते हैं ना, रियलिटी चेक दिया आपने। हुँ, So, Shakul, we have almost come to the end of the interview. It was a really insightful and wonderful session. So, to all those who are watching the video, please share it among your friends who are preparing for the next upcoming exam. And all the best, Shakul. We'll meet again. थैंक यू।